नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनफैक्ट दोस्तों हम जानने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति को। जी हाँ, इस बुक में चैप्टर नंबर 6.5 में हम पढ़ेंगे आज प्राकृतिक वनस्पति और ये चैप्टर आपको मिलेगा इस बुक के पेज नंबर 193 पर। जितने भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट हैं जो हमारे साथ से इसको फॉलो कर रहे हैं वो जल्दी से ओपन करिए इस पेज नंबर को, पेज नंबर 193। और जितने न्यू स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि इस बुक को जाकर के मार्केट से बाय करिए और इसकी जो बुक की प्लेलिस्ट हमने डिज़ाइन करी है इस चैनल के अंदर उसका चैप्टर नंबर 1 से लेकर के इस बुक को तरीके से पढ़िए। कहते हैं कि 10 किताब को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को तरीके से 10 बार पढ़ लेना। थिंक अबाउट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। प्राकृतिक वनस्पति। दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति को समझने से पहले हमको वनस्पति क्या होती है ये समझना आवश्यक है। वनस्पति की परिभाषा केवल सिंपल इतनी ही होती है कि एक पौधा होता है। अगर पौधे के बहुत सारे समूह हैं मतलब पौधे के समूह को हम वनस्पति कहते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का दोस्तों अर्थ सिंपल सा ये होता है कि वो वनस्पति या फिर पौधे का वो समूह जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा हो जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वो समूह जो अपने आप पैदा हो जाता है, इसमें मानव का किसी भी प्रकार का प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप या फिर योगदान नहीं होता है। ये कहलाता है आपका क्या, प्राकृतिक वनस्पति। राइट दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि इसे अच्छप वनस्पति भी कहते हैं, इसको अक्षत वनस्पति भी कहते हैं और भारत में निम्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि भारत में टोटल 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन कौन सी वनस्पति मिलती है इस चैप्टर में वही हम जानने वाले हैं आज की डेट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो वनस्पति आपकी होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और जहां का हायर टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर हो गया। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वो होते हैं जहां पर आपको 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा प्राप्त होती है और तापमान वहां का 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि आखिरकार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पता है ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल में। और यही सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम था, आई थिंक सो एमपीएसआई का था वो, वहाँ पूछा गया था। वर्ष आपका 2017, पेपर उठा लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इसको याद करिए। कुछ बच्चे होते हैं ना ज़्यादा मतलब अपने अकॉर्डिंग चलना पसंद करते हैं, तो पहले आप क्रॉस चेक करिए, ठीक है, कंटेंट को, उसके बाद अपना पेन डाउन करिएगा। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो ओल्ड बच्चे हैं वो तो फिलहाल अपना पेन डाउन करते रहेंगे। देखिए टाइम ज़रा खर्च नहीं करूँगा, टाइम सबका कीमती है, आपका मेरा सबका। तो फिलहाल फोकस करते हैं इस वीडियो पर। दोस्तों अब दोस्तों सदाबहार वन, जैसे कि सदाबहार नाम में ही नीत है, ये वन दोस्तों वो वन होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, हरे भरे होते हैं। दूसरा कंसेप्ट आपको ये ध्यान रखना है। और ये वन आपको पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भाग में और तमिलनाडु के तट पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपको पौधों का समूह मिलेगा, जो भी आपको वनस्पति मिलेगी, जो पौधे अपने आप उग जाते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, इनकी लोकेशंस ये रही। अब यहाँ पे आप जल्दी से मैप को ओपन करिए और टैली करिए, देखिए भाई कहाँ पड़ता है आपका लक्षद्वीप, कहाँ पड़ता है अंडमान निकोबार, कहाँ पर आपका असम का ऊपरी भाग है, कहाँ पर तमिलनाडु है। इस तरह से अगर आप क्रॉस चेक करते हुए मैप के साथ में पढ़ेंगे ना तो ये आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। राइट। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार की वनस्पति में कुछ ना कुछ तो पैदा पक्का होगा। ठीक है। वनस्पति दोस्तों यहाँ पर इन वनों में व्यापारिक महत्व बहुत अधिक होता है। यहाँ पर आपको रबड़ की खेती हो सकती है बहुत अच्छी खासी, सिनकोना की खेती होती है यहाँ पर, और रोज़ वुड की खेती होती है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको केवल रबड़ और सिकोना या सिनकोना को ही क्या करना है, यहाँ पर हाईलाइट करना है। तो रबड़ की जो खेती है वो होती है, वो किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाई जाती है? तो आप सीधे बोलोगे क्या, सीधे आप बोलोगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। ऐसे ही तो क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एग्जाम में। थोड़ा सा डीप तरीके से पढ़ लो, तरीके से पढ़ लो तो एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये भारत में सबसे बड़े भाग पे फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है ये भारत के सबसे अधिकांश भाग में फैले हुए हैं। इसे बोलते हैं पतझड़ वन। बाकी दोस्तों इसका एक इमेज मैं क्लिक करके प्रॉपर आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दूंगा, जहां से कि आप आसानी से इसको समझ सके। वरना आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, रिसेंट डाटा प्राकृतिक वनस्पति एंटर मारेगा, इमेज को जूम करके देखिएगा वहाँ पे कौन कौन सा हिस्सा किस कैटेगरी में आता है, तो वो थोड़ा सा टैली कर लेंगे आप लोग।
दोस्तों यहाँ पर 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। इन्हें पतझड़ वाले वन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपनी पत्तियाँ एक समय के बाद क्या करते हैं, गिरा देते हैं, दोबारा पत्तियाँ आती हैं। और यहाँ पर ये वन हिमालय के गिरिपद प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। अब इस प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, जो पर्णपाती वन होते हैं, ये आपको मिलते हैं कहाँ पर, आप पढ़िए ध्यान से इसको। और यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष कौन से होते हैं, सागवान, बांस, साल, शीशम, चंदन और सहतूत। तो इस प्रकार के जो भी वृक्ष उगते हैं वो हमेशा उगेंगे आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। आप इसको इस तरह से एज्यूम करिए कि आपके घर में सागवान का कोई गेट लगना है, या फिर आपको बांस की आवश्यकता है, आपको पूजा पाठ के लिए चंदन की आवश्यकता है, या फिर आपको चंदन का गेट लगवाना है घर में अपने, शीशम का कुछ काम करना है तो आखिरकार आप ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए किस वन में एंट्री करेंगे। अब इस फीलिंग के साथ में मैप को ओपन करिए, ये सभी लोकेशन ज़रा ट्रैक करिए। झारखंड कहाँ पड़ता है, हमारा पश्चिमी उड़ीसा कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल कहाँ पे मिलेगा मैप के अंदर आपको। तो इस तरह से थोड़ा सा देखिए, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, या तो अभी टाइम लगा लो पढ़ने में, ठीक है, या फिर 4-5 साल ऐसे घसीट दो, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, 4 साल हो गए तैयारी करते हुए, कहीं नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा। भाई तैयारी में फॉल्ट है हमारे, इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। अभी हौले हौले पढ़िए, हाईलाइट करते हुए पढ़िए, मैप को टैली करते हुए पढ़िए, दोबारा इस वीडियो को वॉच करिए। बाकी देखिए ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं प्लीज़, थोड़ा सा, क्योंकि टाइम मुझे लगा नहीं किल हो रहा है इस वीडियो में हमारा तुम्हारा सबका, तो सीधे फोकस करेंगे अब केवल वीडियो पर पक्का। देखिए, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्या होती है। शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्या होती है, जिन क्षेत्रों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर आपको कांटेदार वनस्पति मिलती है, वहाँ पर आपको कांटेदार टाइप के जो पौधे का समूह प्राप्त होता है। आपने दोस्तों देखा होगा ना, जो कैक्टस होता है या फिर जो रेगिस्तान वगैरह होता है, उनकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाती है, उनकी जड़ें काफ़ी ज़मीन के अंदर गहरी होती है, क्योंकि वो पानी की तलाश में ज़मीन की तरफ वार करते हैं, ज़मीन की तरफ खिसकते हैं। कभी देखिएगा आप लोग, राजस्थान का कोई एरिया कभी आप जाओ घूमने के लिए, वहाँ पर किसी भी पौधे को आप उखाड़ के देखिएगा, उसकी जड़ें आपको इतनी लंबी मिलेगी, कम से कम कहते हैं कि जो जड़ें होती हैं कम से कम 15-15 मीटर तक होती है वहाँ की जड़ें, 15 मीटर बोल रहा हूँ मैं, सोचिए एक तरह से, क्योंकि वो पानी की तलाश में जाती है। नॉर्मल रेगिस्तान में पानी तो है नहीं, तो पानी आपको मिलेगा धरती के अंदर, तो अपना को इतना वो ट्रैक करती है नीचे तक जा करके, इतना फोर्स मारती है ज़मीन के ऊपर कि वो फैल जाती है बहुत तगड़ी। और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है अब इन भागों में वन छोटे छोटे वृक्षों की कंटीले झाड़ियों के रूप में प्राप्त होती है। अब भारत में ये वन आपको राजस्थान में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में मिलेंगे तथा हरियाणा के अर्धशुष्क भागों में पाई जाती है। अब जैसे यहाँ पर यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन से होते हैं, एक तो होता है कैक्टस, जिसे हम बोलते हैं नागफनी, कैक्टस आपने पेड़ पौधे देखे भी होंगे कई बार अपनी लाइफ में। और एक होता है खजूर, जिसको हम बोलते हैं पाम। तो नागफनी या फिर कैक्टस किस प्रकार के उसमें आता है, तो ये आता है आपका कांटेदार वनों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेल्टाई वन, जिसे बोलते हैं मैनग्रोव वन। डेल्टाई वन को क्या बोलते हैं, मैनग्रोव वन बोलते हैं। दोस्तों ये वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ पर ज्वार भाटा आते हैं वहाँ पर आपको डेल्टाई वन प्राप्त होते हैं या फिर मैनग्रोव वन प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैनग्रोव वन का संबंध कहाँ से है, ज्वार भाटा वाले स्थानों से है। और घने मैनग्रोव एक प्रकार की वनस्पति होती है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। कांटेदार वनों में पानी की तलाश कर रहे हैं, पानी की कमी है, लेकिन जो मैनग्रोव वन है वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, जो अभी हमने पढ़ा ना, कैक्टस वगैरह सब जो हम पढ़ रहे थे, अब ये इसके बिल्कुल अपोजिट हैं आपके मैनग्रोव वन। अब यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति पाई जाती है। अब यहाँ पे आप मुझे सिंपल सा कमेंट ये करोगे, जो बच्चे हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जो लगातार इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो सभी मुझे इन सब की लंबाई लिख के भेजेंगे, गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, महानदी की, गोदावरी की, कृष्णा की, कावेरी की, ठीक है। इन सभी की लंबाई आप मुझे फटाफट इस वीडियो को पॉज करके लिख के भेजो, मैं जानना चाहता हूँ ना। वैसे बच्चे पक चुके हैं सर, इतना मत पूछा करो बार बार, हम पक चुके हैं, क्योंकि लाइव क्लास में, ठीक है, ये तो फ्री क्लास है आप लोगों के लिए, फ्री कंटेंट है, तो मुझे पता है कि आप लोग आसानी से इसका आंसर भेज दोगे। और क्लास के अंत में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, ठीक है, ऐवे नहीं छोड़ने वाला मैं आपको, तरीके से पढ़ेंगे भाई आप लोग, ध्यान रखिएगा। वरना दोस्तों जो बच्चे इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक मार सकते हैं, डिसलाइक नहीं मारोगे तो भी चलेगा, बाकी ठीक है, 100 का डिसलाइक मारने का तो मार के आप निकल सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं मुझको। बट 100 कौरवों से ज़्यादा अच्छा होना होता है 5 पांडवों का होना। बच्चे कम पढ़े हमारे पास में, वीडियो कम तक पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए।
अच्छे से, मतलब कम संख्या में लेकिन तरीके से। दोस्तों यहाँ पे ना फिलहाल देखिए डेल्टा ही वन क्या होती है, आप समझिएगा इस बात को। मैंने ये क्यों नाम लिया, आखिरकार हमने ये सब नाम क्यों लिए, क्योंकि ये सभी जो पश्चिमी प्रवाह वाली जितनी भी रिवर होती हैं, सॉरी पूर्वी साइड में बहने वाली जितनी भी रिवर होती हैं, वो सभी क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। महानदी की लंबाई 815, गोदावरी की 1465, कृष्णा की 1401, कावेरी की 800 किलोमीटर। ठीक है। और जो ईस्ट की साइड में फ्लो करती हैं रिवर, वो सभी डेल्टा बनाएंगी और वो सभी रिवर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर आपने एक टर्म देखी, गंगा। गंगा की लंबाई होती है 2525 किलोमीटर। मैंने बात करी थी ब्रह्मपुत्र के बारे में, इसकी लंबाई होती है 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र के जितने भी नाम हैं जहाँ जहाँ भी ये एंट्री करती है, उन सभी के नामों का आप मुझे यहाँ पर कमेंट करेंगे। ठीक है। चलिए बाकी अब फोकस करते हैं अगले पॉइंट पर। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और ये क्षेत्र में या फिर इस क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए कौन सा स्थान काफ़ी फेमस है, ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में बन चुका है। आप बिलीव करिए दोस्तों कि ये क्वेश्चंस ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी एमटीएस में, और रेलवे ग्रुप डी में वर्ष आपका 2006। और चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ताड़, नारियल, इन वनों में आपको ताड़ मिलता है, आपको मिलता है नारियल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पर्णपाती वन। ये वन हिमालय पर्वत पर उगते हैं। ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में यहाँ पर आपको अंतर भी देखने को मिलेगा। पर्वत होगा, कुछ पर्वत ऊंचा होगा, कुछ पर्वत नीचा होगा, उसके आधार पर, ऊंचाई के आधार पर वनस्पति क्या होगी, यहाँ पर विकसित होगी। ऊंचाई के आधार पर 150 मीटर तक की ऊंचाई पर आपको मिलेगा सदाबहार एवं पतझड़ वन। राइट। सेकंड जो कैटेगरी है वो आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन आपको सीधे करना है हाईलाइट 4 पॉइंट को। 4500 से लेकर के 4800 मीटर की ऊंचाई पर आपको मिलते हैं टुंड्रा या फिर अल्पाइन वन, और 4800 से अधिक आपको मिलता है सदा बर्फ से जमी रहती है यहाँ के वन। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं केवल आपका अटेंशन प्राप्त करने के लिए कि आखिरकार आपका अटेंशन क्या है। भाई वीडियो को ढंग से देखा है या फिर नहीं देखा आपने। अब आप मुझे फटाफट लिख के भेजिएगा कि जो आपकी रबड़ की खेती होती है, ठीक है, रबड़ के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो किस प्रकार के वनों में प्राप्त होते हैं। उसके बाद आप मुझे लिख के भेजिएगा कि उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है, वहाँ की जो वार्षिक वर्षा होती है वो कितने सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये लिख के भेजोगे। और आखिरकार जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति भारत में पाई जाती है उसे कुल कितने भागों में डिवाइड किया गया, ये लिख के भेजोगे। अगला वीडियो दोस्तों आपका होगा भारत की मिट्टियाँ, मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिएगा। और प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके 1 बाय 1 पार्ट नंबर 1 मतलब कि पेज नंबर 1 से इस बुक को करिए हाईलाइट। ठीक है, थिंक अबाउट इट, सोचिए, विचार करिए और तरीके से पढ़ना भी स्टार्ट करिए। अगर आपको जॉब की सच में आवश्यकता है तो आप तरीके से पढ़ोगे। धन्यवाद।